Recording in अल्हम्दुलिल्लाह। पिछली मर्तबा डायबिटीज का डिस्कशन चल रहा था, उसी को कंटिन्यू करते हुए लास्ट टाइम हमने सिम्टम्स और कॉम्प्लिकेशंस पर बात की थी और उसको एक ब्रीफ अंदाज में पेश करने की कोशिश की थी। आज का जो डिस्कशन है वो मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज से रिलेटेड है कि डायबिटीज को मैनेज करना, उसके क्या एस्पेक्ट्स हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। और ये मैनेजमेंट probably will take about 2 to 3 sessions। उसमें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं और ये हम सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए कि इंडिया इज बिकमिंग द डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। और वन ऑफ द मेन रीजंस फॉर दिस इज आवर डाइटरी हैबिट्स। हमारे खाने पीने का निज़ाम जो है कुछ ऐसा बनता चला जा रहा है कि इट इज बिकमिंग वन ऑफ द लीडिंग कॉजेस ऑफ डायबिटीज। हर घर में डायबिटिक्स मौजूद हैं। जितने पेशेंट्स हमारे पास आते हैं अबव 50, अबव 60, nearly majority of them are either diabetic or pre-diabetic or at high risk of developing diabetes। तो नियरली 100 मिलियन डायबिटिक्स हैं इंडिया में, यानी 10 करोड़। और 136 मिलियन प्री डायबिटिक्स, यानी और डायबिटिक होने वाले हैं आगे जाकर। तो देर इज समथिंग रियली रॉन्ग विथ अवर dietary and lifestyle habits। So we need to understand what is wrong and try to correct it as much as possible and as soon as possible। और ये जो मैनेजमेंट है, ये दिस बिगिंस इवन बिफोर द ऑनसेट ऑफ डायबिटीज। क्या मतलब? मैनेजमेंट में बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। उसमें फर्स्ट एस्पेक्ट है रिस्क असेसमेंट एंड मिटिगेशन। बहुत सारे लोग हैं जिनको डायबिटीज आने का रिस्क है बिकॉज ऑफ मल्टीपल फैक्टर्स, अभी देखेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड में। अब उनको डायबिटीज आने से पहले ही रोकने के लिए प्रोग्राम्स स्टार्ट करने हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के जरिए से हो या फिर डाइटरी हैबिट्स के जरिए से हो। दूसरा, डायबिटीज के मैनेजमेंट में मेडिकेशंस तो हैं ही, उससे पहले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा डाइट, हमारे खाने पीने का निज़ाम, फिर फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइजेस, और डायबिटीज को किस तरह मॉनिटर करते रहना है, उन चीज़ों को भी देखेंगे। तो ये ये सारी चीजें प्रोबेबली विल टेक अबाउट, लाइक आई सेड, 2 to 3 सेशंस। रिस्क असेसमेंट एंड मिटिगेशन का मतलब क्या है कि बहुत सारे लोग हैं जिनको डायबिटीज आने का रिस्क उनके फैमिली हिस्ट्री की वजह से, कि घर में डायबिटिक्स मौजूद हैं। तो जाहिर बात है फैमिली हिस्ट्री बिकम्स इंपॉर्टेंट बिकॉज वी डोंट नो द एग्जैक्ट कॉज ऑफ डायबिटीज। जेनेटिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं। तो चूंकि फैमिली का जेनेटिक मेकअप सिमिलर होता है और उससे बढ़कर एक फैमिली का डाइटरी हैबिट सेम होता है, सेम चीजें खा रहे हैं, सेम चीज की सेम टाइमिंग्स उनके चल रहे हैं, और सेम सिमिलर फिजिकल एक्टिविटी है, साथ ही साथ जेनेटिक मेकअप भी सेम है। तो जाहिर बात है फैमिली हिस्ट्री बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एज अबव 40, अबव 40 वालों को बहुत ज्यादा रिस्क होता है टाइप 2 डायबिटीज का। वी आर नॉट गोइंग इनटू मच डिटेल्स ऑफ टाइप 1 डायबिटीज, जो इंसुलिन डिपेंडेंट यंग एज में आता है। मोस्ट ऑफ आवर डिस्कशन इज टाइप 2 डायबिटीज, जो 40 ईयर्स के बाद होता है अक्सर। लाइफस्टाइल अगेन इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। लाइफस्टाइल डिजीज ही कहा जाता है इसको, कि हम उसमें लाइफस्टाइल में बेसिकली हमारा डाइट प्रोग्राम और हमारा एक्सरसाइज एक्सरसाइज प्रोग्राम। तो जो भी जिनका भी डाइट ठीक नहीं है, विच इज एविडेंट बाय देयर ओबेसिटी, तो उन लोगों को डायबिटीज का हाई रिस्क है। ओबीस पेशेंट्स, हाइपरटेंशन ऑलरेडी आ गया है, डिसलिपिडीमिया, उनका लिपिड प्रोफाइल और उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल्स और उनके ट्राइग्लिसराइड लेवल्स, ये सारी चीजें अल्टर्ड है।
और लड़कियां जिनके अंदर पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स चलते रहते हैं, इन्वेस्टिगेट करवाए, अल्ट्रासाउंड करवाए तो नजर आया कि पॉलीसिस्टिक ओवरीज हैं, तो दे हैव ए हाई रिस्क ऑफ डायबिटीज। बहुत सारी औरतें हैं जिनको प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज हो जाता है, प्रेगनेंसी खत्म हुई तो डायबिटीज भी खत्म होता है, लेकिन दोज पीपल आर एट हाई रिस्क ऑफ डेवलपिंग डायबिटीज इन द फ्यूचर। तो उन लोगों को आगे जाकर टाइप 2 डायबिटीज होने का बहुत ज्यादा रिस्क होता है। और स्लीप एपनिया इज ऑल्सो रिलेटेड टू डायबिटीज, बिकॉज स्लीप एपनिया इज डायरेक्टली रिलेटेड टू ओबेसिटी एज वेल। तो इसमें बहुत सारे डिजीजेस ऐसे हैं जो सिमिलर रीजंस की वजह से आ रहे हैं। तो ये जो रिस्क फैक्टर्स जिनके अंदर होते हैं, तो उनको डायबिटीज आने से पहले ही से मैनेजमेंट शुरू कर देने की जरूरत है। डायबिटीज आने के बाद डाइट प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे, डायबिटीज आने के बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, वो तो बहुत रॉन्ग अप्रोच होगा, इम्प्रॉपर अप्रोच होगा। जिनके अंदर रिस्क फैक्टर्स हैं उनको डायबिटीज आने से पहले ही से शुरू कर देना है, ताकि डायबिटीज की सिवियरिटी भी कम हो और ऑनसेट भी डिले हो सके। स्मोकिंग एंड अल्कोहल इज अगेन वन ऑफ द हाई रिस्क फैक्टर्स। तो अर्ली डायग्नोसिस के लिए क्या करेंगे? जैसा इससे पहले हेल्थ हेल्थ टेस्ट के बारे में बात आई थी, स्क्रीनिंग करते रहना है। जिनको रिस्क फैक्टर्स हैं उनको तो बार बार करते रहना है, और जिनको रिस्क फैक्टर्स नहीं हैं उनके लिए तो एक प्रोग्राम बताया गया था कि कब टेस्टिंग करवाना है, क्या क्या टेस्टिंग करवाना है। तो स्क्रीनिंग करवाना, उसमें भी एच बी ए वन सी में आपको डायबिटीज है या नहीं है वो भी पता चलेगा। प्री डायबिटिक स्टेट भी उसमें डिफाइन किया गया है कि कितने रेंज में एच बी ए वन सी होगा तो प्री डायबिटिक्स है। उसके अलावा एक सिंपल टेस्ट आता है, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, विच इज वन ऑफ द गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट। बेसिकली इसमें 100 ग्राम से 50 ग्राम ग्लूकोज पिलाया जाता है। पिलाने के बाद में उस ग्लूकोज की वजह से ब्लड में और यूरिन में ग्लूकोज के स्पाइक्स किस तरह चल रहे हैं वो असेस किया जाता है। हाँ, इसमें एक सिंगल ब्लड टेस्ट नहीं होता, बल्कि जैसे ही मैंने ग्लूकोज कंज्यूम किया, 50 ग्राम से 100 ग्राम्स, ब्लड टेस्ट ले लिया गया। फिर एवरी हाफ एन आवर इक्वल ड्यूरेशन में ब्लड टेस्ट लेते रहते हैं। हाँ, और फिर एक ग्राफ क्रिएट होता है कि हाफ एन आवर के बाद कितना राइज हुआ है, 1 आवर के बाद कितना राइज हुआ है, फिर 1.5 आवर्स में कितना राइज हुआ, मैक्सिमम कितना राइज हो रहा है, फिर फॉल होता है तो कितना फॉल हो रहा है, ओवर ए पीरियड ऑफ कितने टाइम हो रहा है, यूरिन में कब कब नजर आना शुरू हो रहा है। तो एक पूरा एक ग्राफ क्रिएट होता है ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट में, जिसमें एक्चुअल अंदाजा होगा कि बॉडी की इंसुलिन प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी कितनी है, बॉडी की ग्लूकोज को मैनेज करने की कैपेसिटी कितनी है, वो इसमें पता चलेगा। तो ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट वन ऑफ द गुड टेस्ट फॉर अर्ली डायग्नोसिस। इसके अलावा जब जैसे ही डायग्नोज हो गया कि डायबिटीज है, तो द फर्स्ट टाइम डायबिटीज इज आइडेंटिफाइड बाय एनी ऑफ दीज अर्ली डायग्नोस्टिक टेस्ट और स्क्रीनिंग टेस्ट, या कहीं भी ग्लूकोमीटर में चेक कर लिए थे, बहुत ज्यादा दिखा दिया था शुगर, तो उस वक्त में एक बेस लाइन असेसमेंट करने की जरूरत होती है। अब ये बेस लाइन असेसमेंट क्या है? कि वी नो दैट डायबिटीज कॉजेस लॉट ऑफ एंड ऑर्गन डैमेजेस, बहुत सारे डैमेजेस करता है। तो जब डायग्नोस हुआ तो उस वक्त में वी डोंट नो कि कितने महीने से चल रहा है, कब से डायबिटीज चल रहा है पता नहीं है। तो आइडियली वी नीड टू चेक ऑल द सिस्टम्स। ऑल द सिस्टम्स का मतलब जितने ऑर्गन्स को डायबिटीज डैमेज कर सकता है उन ऑर्गन्स को चेक कर लेने की जरूरत है। स्पेशली रीनल फंक्शंस करना है, किडनी फंक्शन टेस्ट ऑलरेडी ऑर्डर हो गया है या फिर नॉर्मल चल रहा है, उसमें उसमें भी और थोड़े स्पेशल टेस्ट आते हैं, जिसमें EGFR, उसमें डिटेल में तो नहीं जाऊंगा। तो अर्ली डैमेज ऑफ किडनी पता चलता है, तो किडनी डैमेज टेस्ट करना है। आइस के लिए फंडोस्कोपी करते हैं। फंडोस्कोपी मतलब एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट आता है हैंड हेल्ड, जो अक्सर डायबिटोलॉजिस्ट के पास या ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास होगा। वो आपके रेटिना को चेक करेंगे कि रेटिना में कोई डैमेजेस स्टार्ट हो गए हैं या नहीं हुए।
इस तरह आई में विजुअल एक्यूटी भी चेक करेंगे, आपका विजन भी चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। तो किडनी डैमेज, नेफ्रोपैथी के लिए रीनल फंक्शंस टेस्ट करेंगे, रेटिनोपैथी के लिए आई टेस्टिंग करेंगे। इसी तरह न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट करेंगे। न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट का मतलब नर्व फंक्शंस अल्टर हुए हैं या नहीं हुए हैं, वो चेक करेंगे। अब नर्व फंक्शंस के लिए एक तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेंगे कि सेंसेशंस में अल्टरेशन हुआ है, पैरों में सेंसेशंस क्या है, बॉडी के कौन से पार्ट में सेंसरी लॉस हो रहा है, जिसमें फाइन टच सेंसेशन या वाइब्रेशन का सेंसेशन वो अर्ली स्टेजेस में लॉस होना शुरू होता है। या फिर बाज मर्तबा अगर इंडिकेटेड हो तो नर्व कंडक्शन स्टडीज किया जा सकता है। इसी तरह हार्ट का असेसमेंट और वैस्कुलर असेसमेंट भी होगा कि इनिशियली जब डायग्नोस हुआ है डायबिटीज तो कार्डियक फंक्शन कितना है, उसमें कोई अल्टरेशन हुए हैं या नहीं हुए हैं, इको टीएमटी वगैरह करके भी चेक करने की जरूरत पड़ती है। वैस्कुलर असेसमेंट में डिस्टल वैस्कुलरिटी, स्पेशली पैरों में ब्लड का सर्कुलेशन क्या है, कितना है, वो चेक करने की जरूरत होती है। तो ये एक बेसलाइन असेसमेंट अर्ली डायग्नोसिस होने के बाद कर लिया जाता है। अब मैनेजमेंट में डाइटरी मैनेजमेंट, इसको चूंकि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स दैट वी नीड टू डिस्कस इन दिस सेशंस, इसको मुस्तकिल अगले सेशन में डिटेल में इंशाल्लाह कवर किया जाएगा कि व्हाट इज रॉन्ग विथ आवर करंट डाइट्स और हाउ वी कैन मॉडिफाई इट और हाउ वी कैन अल्टर इट। इसको मैं यानी इरादा तो यह है कि एक प्रैक्टिकल तौर पर मील डिस्क्राइब किया जाए कि किस तरह होना चाहिए और उसके पीछे की रीजनिंग भी हम समझ लें, ताकि उसको फॉलो करने में हमारे लिए आसानी हो। तो वो करने का इंशाल्लाह प्लान है। तो ये सिर्फ डायबिटिक्स के लिए बेनिफिट नहीं होगा, बल्कि जिनके घर में भी डायबिटिक्स हैं, तो वो भी इससे बेनिफिट कर सकते हैं। और जिनको डायबिटीज के रिस्क फैक्टर्स हैं तो वो भी बेनिफिट कर सकते हैं। तो आइडियली इफ मोर पीपल कैन अटेंड द नेक्स्ट सेशन विच विल बी ऑन डाइटरी मैनेजमेंट, तो इंशाल्लाह काफ़ी फायदा होगा। उसको इंशाल्लाह रिकॉर्ड भी करेंगे और दूसरों तक भी शेयर करने की भी कोशिश करेंगे। तो बेसिकली उसमें क्या डिस्कस होगा, बेसिकली ये पार्ट तो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जैसे ही हम खा रहे हैं, now insulin is acting on the blood glucose and transferring it into three places. एक तो इमीडिएट एनर्जी यूटिलाइजेशन, जहां जरूरत है वहां यूज हो जाता है, वो तो इमीडिएट यूज है। सेकंड, शॉर्ट टर्म स्टोरेज लिवर में हो रहा है ग्लाइकोजन के नाम से, और लॉन्ग टर्म स्टोरेज फैट में हो रहा है। तो इमीडिएट यूजेज, फिर शॉर्ट टर्म स्टोरेज इन लिवर, लॉन्ग टर्म स्टोरेज इन फैट सेल्स। ये तीनों एक्शंस की वजह से शुगर लेवल जो है वो डाउन होता है। तो ये जो शुगर एंट्री हो रही है और डाउन डाउन हो रहा है, इसका निज़ाम कुछ इस तरह चलता है। जो हमारा जो रोलर कोस्टर का राइड है इस तरह का, कि जैसे ही हमने खा लिया शुगर स्पाइक हो गई, फिर थोड़ी देर में शुगर डाउन हो गया, फिर कुछ खा लिए फिर शुगर स्पाइक हो गई, फिर डाउन हो गया। ये जो रोलर कोस्टर राइड चल रहा है, इसके जो स्पाइक्स हैं, जितना हाई स्पाइक होगा उतना प्रॉब्लमेटिक है, जितना लो जाएगा उतना प्रॉब्लमेटिक है। तो ये जो हाई एंड लो के स्पाइक्स हैं, उन स्पाइक्स को मिटिगेट करना है, उन स्पाइक्स को रेड्यूस करना है, और उस राइड को, उस ग्लूकोज के उतार चढ़ाव के राइड को मॉडरेट करना है। ये पूरा डाइटरी निज़ाम का मकसद है। इसलिए कि दिस स्पाइक इन शुगर एंड फॉल इन शुगर, लो शुगर्स, हैज बीन एसोसिएटेड विद मल्टीपल प्रॉब्लम्स। सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि मेंटल प्रॉब्लम से भी रिलेट किया गया है, क्रेविंग से, मूड स्विंग्स से। और दिस ग्लूकोज स्पाइक्स लीड टू पीसीओडी, जो पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज है, दे लीड टू, आई मीन दिस स्पाइक्स लीड टू ओवेरियन डिजीजेस, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स, मेंटल हेल्थ इश्यूज। बहुत सारे लाइफस्टाइल के लिए इफेक्ट्स होते हैं इस तरह के स्पाइक्स की वजह से।
तो हमारे जो नॉर्मल फूड्स हैं, ब्रेकफास्ट में हम क्या खा रहे हैं, आफ्टरनून में क्या खा रहे हैं, नाइट में क्या खा रहे हैं, तो उसकी वजह से अ, क्या इश्यूज हो रहे हैं और क्या होना चाहिए, तो वो डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और बहुत सारे मिथ्स हैं हमारे, बहुत सारे सवालात होते हैं डाइट के बारे में, स्पेशली डायबिटिक्स के अ, अब रोटी खाना है या चावल खाना है। अब ये बार बार पेशेंट्स आकर कहते हैं कि हम तो चावल खाना छोड़ दिए हैं, सिर्फ रोटी खाते हैं, क्या इतना काफी है? ये पहली बात तो, क्या ये सही है? क्या इतना काफी है? तो वो भी देखना है। और 2 वक्त का खाना, 2 वक्त खाना है, 3 वक्त खाना है, या सिर्फ एक बिग मील लेना है, ब्रेकफास्ट में लेना है, लंच में लेना है, रात में लेना है? हाँ, कौन सा मील इम्पोर्टेंट है, कितना कौन से मील में खाना है, या मल्टीपल स्मॉल स्मॉल मील्स लेते रहना है, छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा मल्टीपल बार खाना है? इंटरमीडियंट फास्टिंग की भी बात बारहा आती है कि कभी रोजा रख लिए, कभी भूखे रह गए, और कभी खाना खा लिए। चीट डेज फॉलो करते हैं लोग, कि संडे के दिन खा रहे हैं, दूसरे दिन बिल्कुल डाइट फॉलो कर रहे हैं। शुगर कितना अवॉइड करना है? क्या पूरी तरह छोड़ देना है, या थोड़ा बहुत ले सकते हैं? अ, अ, बाज लोग हमारे कहा करते थे कि थोड़ा थोड़ा शुगर खाते रहने की जरूरत है, मीठा मीठा खाते रहना है, वरना शुगर के टेस्ट बड्स खत्म हो जाएंगे। ये इस तरह है, या बगैर शक्कर के चाय पी लेना काफी है? तो ये सवालात। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और सलाड्स लेना है या नहीं लेना है, कितना लेना है, कब कब लेना है? और फिर आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जो होते हैं, क्या उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं करना है? और फिर कैलोरीज का मामला, कि कैलोरीज में कैलकुलेट करना है या नहीं करना है? कैलकुलेट करेंगे तो कितने कैलोरीज ले सकते हैं, कितने वेट के लिए कितने कैलोरीज लेने की जरूरत है? ये तमाम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और बहुत ज्यादा इसमें हर आदमी अपने राय के एतबार से अ, काम करते जा रहा है। तो इसमें बहुत सारा रिसर्च हुआ है पूरे वर्ल्ड लेवल पर। तो उस रिसर्च को कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ताकि उसमें से चंद प्रैक्टिकल पॉइंट्स जो इजीली फॉलो हो सकें उसको एक कैप्सूल के तौर पर बनाकर पेश किया जाए। तो अगले सेशन में इंशाल्लाह इस डाइटरी प्रोग्राम को फॉलो करेंगे, डाइटरी प्रोग्राम को समझने की कोशिश करेंगे, साथ में एक्सरसाइजेस का क्या निज़ाम होना चाहिए, अ, उसको फिर इंशाल्लाह उसके बाद के सेशन में कवर करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको समझने की तौफीक अता फरमाए। तो इंशाल्लाह विल बी मीटिंग द नेक्स्ट फ्राइडे विद ए डाइट प्रोग्राम। जज़ाकुमुल्लाह खैर, व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।